Hello students, welcome to Hers classes and today we are going to start a new series. Okay, तो ये जो सीरीज है ये इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, ओके, और बिहेवियरल थ्योरी, सिस्टम और अप्रोच। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं इनको हम कवर करेंगे इस सीरीज में, और ये हम कवर करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत से। ओके, so the very first is scientific management theory. Scientific management theory. Uh, Scientific management theory was propounded by टेलर। ठीक है, टेलर ने इसको दिया था इस थ्योरी को, एंड इज द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी में इसको इट वाज प्रोपाउंडेड बाय टेलर एंड इट इज द फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसको फर्स्ट कोहेरेंट थ्योरी बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो ये टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टर्म है इसको कोइन किया था लुइस ब्रेंडिज ने 1910 में। इसको कोइन किया था लुइस ब्रेंडिज ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूजीसी नेट में या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट में भी ये पूछा गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म है इसको किसने कोइन किया था, तो इसको लुइस ब्रेंडिज ने इसको कोइन किया था। और इस टर्म को यूज किया था टेलर ने किस बात फॉर किस पर्पज से, फॉर प्रमोटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है, जो इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिस टर्म वाज यूज्ड बाय टेलर। ओके, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज टेलरिज्म भी उसको बोला जाता है। द नेक्स्ट इज टेलर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंटेन्ड इन 4 बुक्स। ठीक है, इन 4 बुक में जो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कवर किया गया है। सो द वेरी फर्स्ट इज अ पीस रेट सिस्टम, इसको पब्लिश किया गया था 1895 में। देन सोप मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। तो जो ये 4 बुक्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनके जो ईयर हैं कि किस किस ईयर में इनको पब्लिश किया गया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वहाँ पे क्रोनोलॉजी में इसको पूछ लिया जाता है, मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोल साइंस यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यू कैन नोट इट डाउन समवेयर। ओके, सो द नेक्स्ट इज these are some other prominent thinkers जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। ओके, सो द नेक्स्ट इज द थीम कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसकी थीम क्या थी। सो बेसिकली इसके अंदर जो मेन इट वाज कंसर्न्ड अबाउट द साइंटिफिक मेथड्स। ओके, कहीं ना कहीं एक इसके अंदर ये पर्पस था, जो टेलर ये चाहते थे कि जो एक साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, साइंटिफिक जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं इंड्यूस दे मस्ट बी इंडक्टेड इन 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 द प्रोडक्शन टू to promote the efficiency of organizations. Okay, like scientific management was concerned with applications of scientific methods to managerial practices and production प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसका जो फोकस था वो लोएस्ट लेवल पे था, दैट मीन्स शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर क्या होता है, एक किसी भी फैक्ट्री का वो स्थान जहाँ पे सारे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, उसको शॉप फ्लोर बोला जाता है। सो द नेक्स्ट इज it aimed at studying the relationship between physical nature of work and the साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कमैन। ठीक है, एक इसने इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्टडी करने की कोशिश करी। इट स्ट्रेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, रैशनैलिटी फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। सो बेसिकली इसका जो कोर एक आइडिया था वो यही था कि कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको हम यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जाए। ओके, तो एक चीज और थी जो टेलर ने एक ये फिनोमिना दैट कम अक्रॉस टेलर, तो ये था, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है कि उनकी काम करने की इच्छा। ठीक है, जो वर्कर्स हैं, टेलर ने एक ये मान लिया था कि जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं करना चाहते। ठीक है, वो सिर्फ अपने जो सीनियर्स हैं उनका आदेश मानते हैं, वो अपने आप से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते कुछ भी। ठीक है, तो ये वही चीज है, it's a phenomena that is a tendency on the part of worker to restrict the output। ठीक है, वो
काम को पूरे तरीके से अपना 100% नहीं देते, कहीं ना कहीं दे रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट। ओके, तो इसमें उन्होंने दो चीज he classified the phenomena into two kinds, natural soldering और systematic soldering। जो नेचुरल सोल्डरिंग है उसमें यही है कि भाई जो वर्कर्स हैं वो दे हैव हैबिट टू टेक इट इजी, कि वो ही ऐसा सोचते हैं कि चलो कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, मीन्स कि कोई ना कर लेंगे, मतलब इस टाइप का एक जो हैबिचुअल कि हाँ मतलब चीजों को लाइट लाइट लेके चलना, टू टेक इट इजी एंड नॉट टू ओवर एग्जर्ट, कि उसको ज्यादा ना खींचना उन चीजों की, हाँ हमें मैक्सिमम आउटपुट लेके आने, वो माइंडसेट नहीं नहीं लेके चलना। ओके, एंड द सेकंड इज सिस्टमेटिक सोल्डरिंग। इसके अंदर क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल फैक्टर। ठीक है, जो सिस्टमेटिक सोल्डरिंग होती है वो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के और जो सोशल फैक्टर है उनकी वजह से वो होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो टेलर है, ठीक है, टेलर ने कुछ इन अजम्पशंस है इनकी, थ्री अजम्पशंस, देयर आर थ्री अजम्पशंस। दीज अजम्पशंस आर द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो इम्प्रूव की जा सकती है अगर हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करें। द नेक्स्ट इज अ गुड वर्कर डज नॉट इनिशिएट एक्शंस बट एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि जो एक अच्छा कर्मचारी है वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेता, वो सिर्फ अपने जो मैनेजमेंट है उसके उसके आदेशों की पालना करता है वो बस। एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन दैट इज मोटिवेटेड बाय मॉनिटरी फैक्टर। ठीक है, ये एक ये था कि भाई बंदे को आप पैसा दो और उससे काम लो, जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा वो काम करेगा, ये टेलर की थ्योरी थी। ठीक है, बाद में जाके कहीं ना कहीं इसको चैलेंज भी किया गया कि एक टाइम के बाद पैसा काम नहीं करता। ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स। टेलर की फोर प्रिंसिपल्स, इन चार प्रिंसिपल थे इसमें। ये प्रिंसिपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछ ले जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। ओके, सो डेवलप साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ मैन, ठीक है, विच रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड एंड बाय दिस द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क कैन बी डिसाइडेड। ओके, तो ये है कि एक साइंस डेवलप की जाए, डेवलप साइंस कि किसी काम को हम एक अच्छा तरीका ढूंढे करने का जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हमारी निकल के आए। ओके, और विच रिप्लेसेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में ये था कि वर्कर्स अपने तरीके से काम कर रहे थे, ठीक, कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर नहीं था किसी भी काम को करने का कि हाँ जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट आए। ओके, द नेक्स्ट इज साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप वर्कमैन। ठीक है, उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए और ट्रेन किया जाए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट शुड फुल्ली कोऑपरेट विद वर्कर्स सो as to ensure that the work is done in accordance with the scientific principles involved। तो मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करे वर्कर्स के साथ एंड देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कमैन। तो कहीं ना कहीं जो काम है वो भी इक्वली तरीके से बटाओ मैनेजमेंट के बीच में और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में। तो ये चार प्रिंसिपल्स थे। द नेक्स्ट इज इनको समराइज किया है यहाँ पे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, maximum output in place of restricted output, the development of each man to his greatest efficiency and prosperity। Okay, so these are the four principles of Taylorism, of we can say scientific management theory। The next is it involves a complete mental revolution on the part of workers toward their duties, their work, their fellow men, and their employers. On the part of manager toward their employees and their problems. Okay. So the next is next we are going to techniques. Okay, techniques। टेक्निक्स में जो वेरी फर्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर ये था कि एक जो वर्कर है उसके ऊपर 8 फंक्शनल फोरमैन होंगे। ठीक है, एक जो वर्कर है उसको सुपरवाइज किया जाएगा 8 जो मैनेजर्स कह सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें से 4 आपके प्लानिंग के लिए होंगे। ठीक है, लाइक यू कैन से देयर 4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सिट इन द प्लानिंग रूम। ये प्लानिंग रूम में बैठते हैं और ये हैं ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, time and cost clerk, and soap disciplinarian। Okay, so these four are the
जिनका काम सिर्फ प्लानिंग का है, और जो अदर है उनका काम है काम को एग्जीक्यूट करना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन. सो दीज आर गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस. ओके, तो फंक्शनल फोरमैनशिप का यही यही काम है कि भाई एक जो भी वर्कर है उसको मल्टीपल कई कई बंदे उसको सुपरवाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें 8 थे, 4 प्लानिंग के और 4 उसको काम को एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी इज नथिंग बट जस्ट टू फाइंड अ बेस्ट वे टू डू अ वर्क. ओके, किसी को काम करने का सबसे एक अच्छा तरीका जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट हमारे निकल के आए. सिंपल है ये मोशन स्टडी, देयर इज नो रॉकेट साइंस. टाइम स्टडी मींस सिंपल कि एक स्टैंडर्ड टाइम की भाई ये कोई भी काम है वो इतने टाइम पीरियड में हो सकता है, वो ना इससे कम में होगा ना इससे ज्यादा में होगा. ठीक है, सो दिस इज द वन बेस्ट वे और वन बेस्ट टाइम टू डू समथिंग. ओके, to determine the standard time for completion of task. Okay, the next is differential piece rate plan. डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में ये है कि अगर कोई एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, ठीक है, अगर उस स्टैंडर्ड से कम कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको उनको लो प्राइस पे उनको कम पैसे मिलेंगे. अगर वो एक स्टैंडर्ड को हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बोनस मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा अगर वो काम करते हैं तो और ज्यादा उनको बोनस दिया जाएगा. ओके, सो ये है अंडर दिस प्लान वर्कर्स आर पेड अ लो पीस रेट अप टू स्टैंडर्ड. कम पैसे मिलेंगे अगर वो स्टैंडर्ड तक रीच नहीं कर पाते हैं. अ लार्ज बोनस एट द स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड को रीच करते हैं तो एक अच्छा बोनस मिलेगा. एंड अ हायर पीस रेट अबव द स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे. ठीक है, इसके अंदर यही है, कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं. एक्सेप्शन प्रिंसिपल इसके अंदर है कि इट इन्वॉल्व सेटिंग अप लार्ज डेली टास्क बाय द मैनेजमेंट विद रिवार्ड फॉर अचीविंग टारगेट्स एंड पेनल्टी फॉर नॉट मीटिंग इट. इसके अंदर ये था कि एक टास्क इन्होंने सेटअप कर दिया कि इसको आपको इतने घंटे में करना है, और अगर उतने घंटे में कोई कर रहा है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, अगर वो नहीं कर रहा तो उसको पुनिशमेंट दी जाएगी. दिस इज द एक्सेप्शन प्रिंसिपल. ओके, सो दीज आर सम अनदर टेक्निक्स. जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्निक यही इम्पोर्टेंट है. बट यू कैन ऑल्सो रीड दिस, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दीज टेक्निक्स ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज टेलर्स फॉलोवर्स. टेलर के जो फॉलोवर्स कौन कौन से थे. ओके, इनमें एचएल गेंट का नाम आता है. इन्होंने ही इम्प्रूव्ड द टास्क एंड बोनस सिस्टम ऑफ इंसेंटिव पे. ओके, और इन्होंने एम्फेसाइज किया हैबिट ऑफ इंडस्ट्री पे, और इन्होंने डिजाइन ही आल्सो डिजाइन्ड अ चार्ट ऑन व्हिच प्रोग्रेस ऑफ वर्क कुड बी प्लॉटेड कंटिन्यूअसली अगेंस्ट टाइम. दिस केम टू बी नोन एज गैंट चार्ट. इट सर्व्ड एज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस. ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है गैंट चार्ट. ये गैंट चार्ट आपने यू हैव आल्सो कम अक्रॉस थ्रू दिस गैंट चार्ट. आपने पहले सुना भी होगा गैंट चार्ट. तो ये कहीं ना कहीं टेलर के फॉलोवर थे ये. नेक्स्ट इज गिलब्रथ्स. ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने एक एक यूनिट भी इन्होंने इनोवेट की थी. ओके, तो दे इन्वेंटेड द फ्लो प्रोसेस चार्ट टू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी स्टेप इन द ऑपरेशन. तो ये इन्होंने एक प्रोसेस चार्ट भी इन्वेंट किया था ताकि जो जो अननेसेसरी जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, किसी काम को करने के लिए कोई हम अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जाए. तो इस सिस्टम को कहा जाता है, देयर सिस्टम इज कॉल्ड स्पीड वर्क. ओके, एक जो इन्होंने एक नई जो यूनिट इन्होंने इन्वेंट की थी वो थी थर्बलिग. ये इनका जो नेम है गिलबर्ट्स, इसका ही उल्टा है ये. और ये क्या था, इन द गिलबर्ट्स डिफाइंड मोशन एंड टाइम स्टडी टू अ हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन देयर परस्यू फॉर द वन बेस्ट वे. दे इन्वेंटेड एज द एलिमेंटल यूनिट ऑफ वर्क. ठीक है, कभी कभी यूजीसी नेट में ये एग्जाम में ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जो थर्बलिक्स जो यूनिट है वो किसने उसको इन्वेंट किया था. ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इसको उल्टा कर देना है. तो गिलबर्ट्स ने इसको इन्वेंट किया था. ओके, सो नेक्स्ट इज एच हैमरसन. इन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए थे एफिशिएंसी के. His popular books are Efficiency and the 12 Principles of Efficiency. Okay, or these are the 12 principles given by Emerson. The next is ML Cook. सो कुक और जो टेलर थे इनमें एक
एक जो ये था कि जो वन बेस्ट वे जो फाइंड करना है कि ये काम करने का जो एक तरीका है, एक्सटेंडेड तरीका है, उसके अंदर जो टेलर थे, टेलर ने ये बोला कि भाई जो एक्सपर्ट्स हैं वही इसको फाइंड कर सकते हैं, वही ये बता सकते हैं कि ये एक बेस्ट तरीका है किसी काम को करने का। लेकिन जो कुक थे, कुक ने बोला कि कहीं ना कहीं वर्कर्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे तभी हम एक वन बेस्ट वे निकाल पाएंगे, एक एक बेस्ट तरीका निकाल पाएंगे किसी काम को करने का। उसके लिए हमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये आप ये चीज यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं, ये चीज। ओके, तो इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश की, इसके प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट एज वेल एजुकेशनल फील्ड्स में इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। द नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन। ठीक है, काफी सारी क्रिटिसिज्म इसमें देखने को मिला था टेलर को, वो हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज, एक तो ये शॉप फ्लोर एक्टिविटीज है, उन पे ज्यादा फोकस है इनका, और जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं बियॉन्ड दैट लेवल वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रही है। मतलब जो टेलरिज्म है उसमें क्या है कि जो वर्कर्स हैं उन्हीं 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 को साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया जाए ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। ठीक है, वहीं पे ही मोशन स्टडी को एक अच्छे वन बेस्ट वे हम ढूंढें, या फिर एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर एक किसी भी काम को करें। सो जो सारी ये जो एक्टिविटीज थी, ये सारी एप्लीकेशन थी, दीज वर दीज वर रिलेटेड टू दी शॉप फ्लोर एक्टिविटीज। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म था कि जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं वो नेगलेक्ट हुई हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं शॉप फ्लोर पे ही जो मोस्टली जो फोकस था वो शॉप फ्लोर एक्टिविटीज पे था। द नेक्स्ट इज इट इज मैकेनिस्टिक, मतलब इसमें सिर्फ एक मशीन की तरह जो ह्यूमन साइड उसको देखा गया, जो वर्कर्स है उनको एक मशीन की तरह देखा गया, और जो ह्यूमन साइड का जो एक्सपेक्ट था उसको भी नेगलेक्ट किया गया। ओके, as it neglected the human side of organization, it treated a worker as machine। okay, तो ये क्वेश्चन अगर ऑप्शनल में कहीं ना कहीं ये चीजें डिस्क्राइब कर सकते हो आप, क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। इट वाज क्रिटिसाइज, एक इसने इसमें क्या हुआ कि जो मोटिवेशन उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, एज वी डिस्कस्ड कि आप मॉनेटरी बेसिस पे आप मोटिवेट कर सकते हो। ओके, दैट मीन्स कि किसी भी बंदे को हम ढेर सारा पैसा दें और उससे हम ढेर सारा काम ले सकते हैं। लेकिन ये भी बाद में एल्टन मायो जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो थ्योरी दी, जो फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस इसमें नहीं दी थी, और इकोनॉमिक फैक्टर पे ज़्यादा इस पे फोकस किया था। लेकिन बाद में जो बिहेवियरल थ्योरी और जो बाद लेटर जो थ्योरीज आई उनमें ये इट वाज एक्सप्लेन्ड दैट कि एक 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 लेवल के बाद आपका जो मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं वो आप कितने भी दो बंदे को कितना भी पैसा दे लो, आप उसकी एफिशिएंसी को एक बियॉन्ड दैट लेवल उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, द नेक्स्ट इज इट वाज डिस्क्राइब्ड एज physiological organization theory by Marsh and Simon due to its concern with only that range of workers behavior which pertain to production। इसको अपोजिशन अपोज किया काफी सारे जो लेबर ट्रेडर्स हैं, ट्रेड यूनियंस ने काफी इसको अपोज किया था। The next is it was also opposed by managers due to two reasons। first they would lose their judgment and discretion। मतलब जो इसके अंदर साइंटिफिक जो मेथड्स थे उन्हीं को ही इनकॉर्पोरेट किया गया था, और जो वर्कर्स जो मैनेजर्स थे उनको भी उन साइंटिफिक मेथड्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था, वो अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिस्क्रिशन थी, उनकी जो शक्तियां थी उनमें कमी आई। एंड सेकंड इज देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज अंडर टेलरिज्म। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में उनकी जो वर्क जो उनका काम था और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी इस टेलरिज्म के अंदर। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। ये आज हमने पूरी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसको कवर किया लक्ष्मीकांत से। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द क्लासिकल थ्योरीज। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड द वन थिंग इज please don't forget to subscribe। You can also follow me on Telegram at t.me/Hars classes IND। प्लीज डू सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट मी टू क्रिएट सच वीडियोज, प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।